हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल एडोबिला पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 11। ये क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है। तो बच्चों, काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद हमारी वर्कशीट आई है। आपको भी काफ़ी इंतज़ार होगी और हमें भी था। तो चलिए आज के वर्कशीट पर हम डिस्कस करते हैं। और ये वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि इसमें अब हम लोग मध्यकालीन शासक दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और दिल्ली के सुल्तानों का जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी कहानियाँ भी इंटरेस्टिंग होती थी। तो शुरू करते हैं। जब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, 1206 से यहाँ गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ। तो उस समय से सल्तनत काल कहते हैं, और सल्तनत काल में बहुत सारे वंश, 4-5 वंशों का शासन हुआ था। तो दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए सल्तनत काल में, वो 1206 से 1526 तक, मतलब बाबर मुगल के आने तक वो बने रहे थे। तो इस बीच उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य किए थे। तो उन निर्माण कार्य और उनके प्रशासनिक ढांचा को हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ मस्जिदों के फोटो दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, और इन मस्जिदों के बारे में हमें समझना है। जैसे कि यहाँ कहा भी गया है कि उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल एवं उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से एकत्र कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुब्बत अल इस्लाम जामा मस्जिद के बारे में। यह मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है, और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू करवाया था। और इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह तुगलक, मतलब तुगलक वंश तक यह चला था, और काफ़ी लंबी अवधि के बाद यह बनकर तैयार हुआ था। दूसरी है बेगमपुरी मस्जिद, और बेगमपुरी मस्जिद भी मोहम्मद तुगलक के समय में बनना शुरू हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, और उसके राज्यकाल में दिल्ली में उसकी जब नई राजधानी बनी थी, तो नई राजधानी में मुख्य मस्जिद के तौर पर इसका निर्माण करवाया गया था। और तीसरी है मोठ मस्जिद। ये मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी वंश का जब शासन आया था, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। और नेक्स्ट है जमाली कमाली मस्जिद। तो जमाली कमाली मस्जिद भी 1520 के दशक में, 1520 के दशक का मतलब कि यह भी लोदी वंश का ही शासनकाल था। और उस समय उन दिनों के आखिरी दिनों में, 1520 के आखिरी दिनों में, मतलब 1528 कह लीजिए, 1529 कह लीजिए, इसका एग्जैक्ट टाइम इसमें नहीं दिया गया है, आपके बुक में भी नहीं दिया गया है। तो उन आखिरी दिनों में बनवाई गई थी, और इसका समय सिकंदर लोदी का शासनकाल का समय था। उस समय में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मतलब कि ये प्रक्रिया इल्तुतमिश से शुरू हुई थी, और ये सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलाम को सूबेदार बनाते थे। अपने सूबे का जो मालिक होता था, अपने राज्यों को छोटे छोटे भाग में जो बांटते थे, तो उसको ये लोग सूबा कहते थे, और उस सूबे के मालिक को सूबेदार कहते थे। तो ये सूबेदार की नियुक्ति करते थे। तो उस नियुक्ति पर ये लोग अपने गुलामों को नियुक्त करते थे, और इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उस समय सैनिक सेवा के लिए गुलामों की खरीद बिक्री का रिवाज था, और गुलाम जो होते थे अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे। खलजी तथा तुगलक शासक यहाँ दिया गया है, आप देखिए। ये खलजी, मतलब खिलजी वंश के खिलजी शासक और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। मतलब इनके अंडर जो निचले स्तर के आदमी रहते थे, उनको भी ये ऊंचे पदों पर बैठाते रहे, और ये अपने सैनिक कार्यों के लिए गुलामों का ही इस्तेमाल करते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, मतलब महत्वपूर्ण पदों पर उनको बैठाया जाता था। और गुलाम और आश्रित जो होते थे, निम्न स्तर के आश्रित कहा जा रहा है ना, आश्रित निम्न वर्ग के, तो गुलाम और आश्रित जो होते थे, वे अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। जिनके ये नौकर होते थे उनके प्रति काफ़ी वफादार होते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। ये सिर्फ अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे, उनके पुत्र या उनके वंश के किसी और उत्तराधिकारी के प्रति नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। जब नए सुल्तान आते थे तो उनके नए नौकर होते थे, या उनके अपने जो वफादार नौकर होते थे वो उसी को रखते थे। तो फलस्वरूप होता क्या था कि किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए एवं पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी,
क्योंकि उनकी सूबेदारी चली जाती थी, इसलिए नए और पुराने सूबेदार आपस में टकराने लगते थे। सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। मतलब कि उन्होंने अपने जो उनका पूरा राज्य था उस राज्य को छोटे छोटे सूबों में बांटा और वहाँ नए नए सूबेदार नियुक्त किए। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। जो छोटे छोटे पूरा मान लीजिए उनका राज्य विस्तार इतना था, इस राज्य को उन्होंने 6 भागों में बांट दिया। तो ये 6 भाग में जब बांट दिया तो ये 6 इक्ता हो गए और 6 इक्ता में वो अपना सूबेदार नियुक्त करेंगे और वो इक्तेदार कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। अब देखते हैं ये क्या करते थे, मुक्ति और इक्ता क्या करते थे। मुक्ति का फर्ज था, मुक्ति को ही इक्ता बोला जाता था, इक्तादार बोला जाता था। तो मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मतलब कि मुक्ति अपने इलाके में राजस्व वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे और उससे जो पैसा मिलता था उससे ही वो जो सैनिक रखते थे अपने अंडर में, उन सैनिकों को वो पैसा देते थे, तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले। मतलब मुक्तियों का वंश नहीं चलता था और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। और अलाउद्दीन खिलजी तथा और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। उस समय नौकरी में कठोर नियम होते थे और उसका सख्ती से पालन होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण, मतलब भूमि का जो राजस्व होता था, भूमि का जो टैक्स होता था, उसका निर्धारण हुआ और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। मतलब ये खिलजी ने स्वयं किया, अपने नियंत्रण में लाया, ये सूबेदारों पर नहीं छोड़ा। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। पहले जो स्थानीय सामंत कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, उनसे ये टैक्स लेने का अधिकार छीन लिया गया और राज्य स्वयं ही टैक्स लगाने लगी। यहाँ तक कि स्थानीय सामंतों से भी उन लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। और उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। कृषि पर कर लिया जाता था जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। और मवेशियों पर कर लिया जाता था तथा घरों पर कर लिया जाता था। ये 3 तरह के कर लिए जाते थे। तो इस तरह से बच्चों आपने जाना कि कैसे उस समय के सल्तनत काल में प्रशासन चलता था और किस किस तरह के कर लिए जाते थे। इस वर्कशीट में आपको यही बात बताई गई है और 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते, और दूसरा प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को हम लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो इसका उत्तर है, यदि मैं सल्तनत काल में इक्तादार होता, ये नहीं होगा, इक्तादार होता तो मुझे निम्न कार्य करने पड़ते। सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, दूसरा अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और तीसरा है अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में राजस्व वसूली करना, और चौथा राजस्व से अपने सैनिकों को तनख्वाह देना। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण, जो भूमि कर था, तो भू राजस्व का निर्धारण राज्य अपने नियंत्रण में करता था। सूबेदारों से उसने वो अधिकार छीन लिया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे, पहला कृषि पर कर, दूसरा मवेशियों पर कर और तीसरा घरों पर कर। तो ये थी उनके कर प्रणाली और आपके वर्कशीट के दोनों प्रश्न। और इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।